बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करेंगे, जहां वन विहार नेशनल पार्क में अब सफारी नहीं होगी। बारिश के चलते वन विहार प्रबंधन ने फैसला लिया है, वन विहार में सफारी का मजा नहीं ले सकेंगे पर्यटक। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टूरिस्ट नहीं कर सकेंगे सफारी। तो देखिए, वन विहार नेशनल पार्क के लिए ये फैसला लिया गया है, अब सफारी नहीं होगी। बारिश के चलते वन विहार प्रबंधन ने फैसला लिया, वन विहार में सफारी का मजा पर्यटक नहीं ले सकेंगे। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टूरिस्ट सफारी नहीं कर सकेंगे। तो वन विहार में सफारी का मजा नहीं ले सकेंगे पर्यटक। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टूरिस्ट सफारी नहीं ले सकेंगे। ये फैसला लिया गया है वन विहार नेशनल पार्क के लिए। तो नेशनल पार्क में अब सफारी नहीं होगी, बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है और वन विहार प्रबंधन ने बारिश के चलते फैसला लिया। आपको बता दें कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टूरिस्ट इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि सफारी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सफारी बंद रहेगी। तो नेशनल पार्क में बदलाव होने जा रहा है और बदले मौसम के कारण, बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है। तो नेशनल पार्क में अब सफारी नहीं होगी, बारिश के चलते वन विहार प्रबंधन ने ये फैसला लिया। अब वन विहार में सफारी का मजा नहीं ले सकेंगे पर्यटक। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टूरिस्ट सफारी का आनंद नहीं उठा सकेंगे और बारिश के चलते वन विहार प्रबंधन ने फैसला लिया। तो बता दें, अब तक टूरिस्ट सफारी का लुत्फ उठा सकते थे, लेकिन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये प्रतिबंधित रहेगा। और इधर मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। अवैध उत्खनन का वीडियो वायरल हो रहा है। रेत माफियाओं ने वीडियो वायरल किया तो माफियाओं ने पुलिस को चैलेंज किया। वन विभाग और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अवैध उत्खनन का वीडियो वायरल हुआ है। रेत माफियाओं ने अवैध उत्खनन का वीडियो वायरल किया और माफियाओं ने पुलिस को चैलेंज दिया है। वन विभाग और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करा। तो देखिए, माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और साथ ही ये भी समझिए कि पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं माफिया। वीडियो खुद जारी किया, रेत माफियाओं ने वीडियो वायरल किया और इस वीडियो के जरिए पुलिस को चैलेंज किया है। हालांकि पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, ना ही वन विभाग इस पर अभी कोई कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई न करना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अवैध रेत का खनन लगातार किया जा रहा है, ये मामले सामने आ रहे हैं और ये वीडियो पुलिस की ओर से नहीं बल्कि खुद माफियाओं की ओर से जारी किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, चैलेंज पुलिस को दे रहे हैं माफिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रेत माफिया बराबर प्रतिदिन पुलिस और वन विभाग को चैलेंज दे रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश शासन के सख्त निर्देश हैं कि चंबल नदी से अवैध उत्खनन नहीं होगा। उसके बाद भी अवैध उत्खनन की वीडियो रेत माफिया स्वयं ही वायरल कर रहे हैं और पुलिस और वन विभाग को चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस और वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं शांत बैठे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय पर जो कृषि मंत्री हेदल सिंह कंसाना है, उन्होंने साफ एक सभा में कहा था कि चुनाव के बाद आपके रेत और गिट्टी और के खनन करने वाले ट्रैक्टरों को कोई नहीं पकड़ेगा। इस वजह से भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वो पुलिस प्रशासन और वन विभाग को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े खनन हो रहा है और शहर से निकलते हुए रेत की मंडियां भी लग रही हो, शहर के प्रमुख मार्गों से निकलते हुए चले जाते हैं। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि कब तक मनोज इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, रेत माफियाओं ने खुद वीडियो वायरल किया है, खुद जारी किया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। और आगे बढ़ेंगे, अब बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। 14 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें 2 अपर मुख्य सचिव GN कंसोटिया और विनोद कुमार को मंत्रालय से हटा दिया गया है। ACS GN कंसोटिया को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक और विनोद कुमार को संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान बनाया गया। ग्वालियर संभाग के आयुक्त सुदाम खाड़े को दोबारा जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। अब संदीप यादव को जनसंपर्क आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया। तो वहीं रश्मि अरुण शमी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव बनी है। साथ ही ग्वालियर रीवा नर्मदापुरम संभाग में भी नए संभाग आयुक्त संजय गोयल स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं।
तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है मध्य प्रदेश में और देर रात इस प्रशासनिक सर्जरी को अंजाम दिया गया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए मरीज के परिजनों से 15,000 रुपए की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर डॉक्टरों ने मरीज का इलाज नहीं किया, जिसकी सूचना मिलते ही सीएमएचओ ने जांच प्रतिवेदन पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव ने निलंबन का आदेश जारी किया और प्रभारी सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इन दिनों मौसम खुशनुमा है, साथ ही यहां आकर्षक दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल भी जमीन से बात कर रहे हों। इससे रोमांचक स्थिति बन रही है और पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून के आने के बाद हुई बारिश के कारण यहां के पहाड़ और जंगल और भी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। तो मैनपाट में मौसम खुशनुमा हो गया है, बादल जमीन पर टकराने लगे हैं और ये पहाड़ों का नज़ारा देखिए आप। प्राकृतिक नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी पहुंचने लगे हैं और ऐसे में पहाड़ और जंगल बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जशपुर जिले के किलकिला मांड नदी समेत कई नदियों के 1 दर्जन से ज्यादा तटों पर पिछले कई महीने से अवैध रेत का काम जारी है। बारिश आने से पहले ही रेत माफिया ने खनन में तेजी लाई और अवैध भंडारण कर उसे दुगनी कीमत में बेचने की तैयारी की। मामले में लोगों ने खनिज विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी थी। 2 महीने से सक्रिय रेत माफियाओं पर खनिज अधिकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और नदी से अवैध रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हाईवा को जब्त किया और कार्रवाई भी की। यदि मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्जा लेने जा रही है तो आप चौंकेंगे नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा यानी कि 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। तो आप हैरान होंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतना भारी भरकम कर्जा लेने की नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि चुनावी साल में फ्रीबीज के कारण प्रदेश को इतना बड़ा कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जे का ये पैसा कहां खर्च हो रहा है और इसे कैसे और कौन चुकाएगा, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है, वचन महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। विधानसभा चुनावों से पहले आई बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना ने जो कमाल दिखाया वो किसी से छुपा नहीं। इस लोकसभा चुनाव में ये योजना ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। लेकिन अब ऐसी ही तमाम मुफ्त की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी हैं। सियासी गलियारों में शोर है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्जा लेने की तैयारी कर रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी, जिसमें 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिए जाएंगे। जैसे ही कर्जा लेने की बात सामने आई, कांग्रेस ने बिना देर किए इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया और एक्स पर पोस्ट किया, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे हर काम का विरोध करेगी जो गरीब के और आम जनता के हित का हो। मध्य प्रदेश की यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सबल और सशक्त है। राजकोष की सीमा के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है, कर्ज की पात्रता के भीतर कर्ज लेती है। ये कांग्रेस की बंटाधार सरकारों के जैसे नहीं कि जब कर्ज लेने के लिए ब्याज चुकाने का पैसा नहीं था, संपत्तियां बेचनी पड़ती थी, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्ज गिरवी रखना पड़ता था। 15 लाख हजार करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की, उसका हम 3.5% कर्ज ले सकते हैं, उसके भीतर कर्ज है हमारा। आप लगातार कर्जा ले रहे हो और कर्जा लेके और बांट रहे हो और दूसरे जितने भी विभागों के मद हैं उसमें से पैसा निकाल कर, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय वालों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, वहाँ से पैसा निकाल कर आप इस तरह से बांट रहे हो। फिलहाल प्रदेश सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए है और वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है, यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है।
सबसे पहले लाडली बहना योजना, जिसका सालाना खर्च 18,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए सरकार 82,838 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कई छात्रवृत्ति योजनाओं को मिलाने पर सालाना खर्च 13,000 करोड़ रुपए आता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के लिए राज्य सरकार 1,750 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। ऐसे में साफ होता है कि 443 करोड़ रुपए सरप्लस के साथ इतनी मुफ्त की योजनाएं देना सरकार के हाथों में तो नहीं है। बहरहाल कर्ज लेने की बात पर शक नहीं किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात है कि इतना कर्ज लेने के बाद आखिर बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार को फिजूल खर्ची रोकने के साथ साथ फ्री वीज की योजनाओं में कटौती करने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना पड़े। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो 1 जुलाई से मध्य प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सत्ता दल और विपक्ष दोनों की तैयारियां हैं। दोनों अभी से एक दूसरे को खूब घेर रहे हैं। यकीनन ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। सत्र को इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का सत्र। विधानसभा को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति। हंगामेदार होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोहन सरकार बनने के बाद यह पहला मानसून सत्र है और इस बार जहां राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सख्त रुख अख्तियार कर रही है और कई मुद्दों को उठाने का प्लान बना रही है। इस बार सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जो भी घोटाले प्रदेश में हुए, चाहे नरसिंह का घोटाला हो, चाहे जल जीवन का घोटाला हो, चाहे सरकार ने, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसको याद दिलाएंगे और इस पे जवाबदेही सरकार तय करेगी कि किन के कारण ये घोटाले हो रहे हैं। और रही 88,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है, तो सरकार कर्ज से किन के पेट भरना चाहती है? क्या आम जनता के, प्रदेश की जनता के लिए विकास की बात करना चाहते हैं कि घोटालेबाज लोग, जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, क्या उनके पेट भरना चाहती? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इस बार कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के इस्तीफा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस सदन में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसे लेकर सदन में हंगामा भी कर सकती है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनके मन में क्या है वो बताएं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अलविदा कह चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा इस पर बात होना चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। ये सरकार का पूर्ण बजट होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए जहां सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन में अपनी बात रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है और इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में अपने मुद्दों को उठाएगी, जिसके चलते इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। पहले दिन ही मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी समस्याएं सुनाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबको सुना, आवेदन लिया और कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। देखिए कैसा रहा पहले दिन का जनदर्शन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में अपनी समस्याएं बताने के लिए सीएम हाउस में लोगों का जमावड़ा जुटा रहा। सीएम ने सभी से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। दोनों कान अभी मशीन दे था आप मला ना। यहाँ पहुँचे लोगों का बिल्कुल अलग अंदाज में भी स्वागत किया गया। सीएम हाउस में ऐसा स्वागत देख सभी गदगद हो उठे। हमारी सरकार बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज
1 बजे के बजाय 3:45 बजे तक ये जनदर्शन चला है और आज करीब 1500 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। सीएम ने यहाँ पहुँचे लोगों से एक एक कर मुलाकात भी की, सभी की समस्याएं सुनी, अफसरों को जरूरी निर्देश दिए और निराकरण का भरोसा भी जताया। जन दर्शन कार्यक्रम में किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, मनरेगा, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। कार्यक्रम में महिलाओं ने महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी। 27 जून से शुरू हुआ जन दर्शन साप्ताहिक होगा। हर गुरुवार को यहाँ मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर इसे आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा। चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाती है कांग्रेस, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को अपमान का घूंट पीना पड़ा। वो कांग्रेस का कितना शर्मनाक बयान था जब कांग्रेस ने कहा था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे ही चुनाव निकला, कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। सच्चे अर्थों में कांग्रेस का चरित्र दोमुहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये सैम पित्रोदा का कांग्रेस का वापसी का दरवाजा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस हमेशा चुनाव के समय एक अलग रोल में रहती है और चुनाव के बाद असली चरित्र लाती है। जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के रूफटॉप गिरने के मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि अत्यंत शर्मिंदगी का विषय है, अभी चुनाव के पहले जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल की जिस बिल्डिंग का पीएम ने उद्घाटन किया था, वो बिल्डिंग चंद महीने और एक बरसात में भी नहीं चल पाई। और भोपाल से खबर है, चुनाव के बाद बीजेपी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। ये पहली बार होगा चुनाव के बाद जब बड़ी बैठक हो रही है। 7 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में संगठन की आगे की रणनीति तय की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों की तारीखों का भी ऐलान होगा। तो 7 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। एक बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव के बाद बीजेपी की ये पहली बड़ी बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। पेपर लीक पर कड़ा कानून लागू करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन होगा। अध्यादेश के जरिए लागू हो सकता है। कानून के उल्लंघन पर कम से कम 2 साल की सजा होगी, अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो पेपर लीक पर कड़ा कानून करने की तैयारी में है एमपी सरकार। परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन होगा। कानून के उल्लंघन पर कम से कम 2 साल की सजा होगी। तो सख्त सजा की तैयारी में है अब सरकार। और देखिए, परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक पर कड़ा कानून लागू करने की तैयारी में है। 1937 परीक्षा अधिनियम में संशोधन होगा और अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया जा सकता है। कम से कम 2 साल की सजा होगी और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है।